रात का समय था, घड़ी में 8 बजे थे। पायल और अर्जुन पूरी तरह से मस्ती में डूबे हुए थे। तभी पायल का फोन जोर से रिंग हुआ। स्क्रीन पर जान लिखा था। उतने में अर्जुन ने कहा, क्या हुआ बेबी, क्या देख रही हो, किसका कॉल है? पायल ने कहा, कुछ नहीं यार, मेरे पति का कॉल है, चैन से थोड़ा मजा भी नहीं लेने देता। अर्जुन ने मजाक में कहा, अरे तो उठा लो बेचारा, कुछ कहना चाहता होगा। पायल ने बोली, इतनी मुश्किल से तो उसके चंगुल से आजाद हुई हूँ, अब तो मुझे उसकी आवाज तक से नफरत है। यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। काफी देर तक क्लब में मौज मस्ती करने के बाद रात के करीब 10 बजे दोनों अर्जुन की जीप में बैठकर वहां से निकले। वे एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके मुंह से बस इतना निकला, ओह माय गॉड। उनकी गाड़ी के ठीक सामने सड़क पर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने स्वर्ग जैसे कपड़े पहने हुए थे और छोटे छोटे जुगनू उसके चारों ओर तैर रहे थे। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अर्जुन उसे अपनी आंखें फाड़े बस देखता ही जा रहा था। उस लड़की ने कुछ पलों के लिए उससे नजरें मिलाईं और फिर तेजी से एक तरफ चली गई। अर्जुन ने कहा, क्या थी वो, परम सुंदरी? यह सुनकर पायल झुंझलाते हुए जीप से बाहर आई और गुस्से से अर्जुन पर चिल्लाई, जाओ अपनी उस परम सुंदरी के साथ रहो। उसके बाद वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अर्जुन ने पायल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने जीप का एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ ली। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि वही खूबसूरत लड़की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। वह मुस्कुराते हुए अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन ने तुरंत जीप रोकी और पीछे मुड़कर हैरान होते हुए कहा, अरे तुम वो लड़की हो ना? फिर अचानक उसने अर्जुन को पीछे की सीट पर खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। जीप अपने आप चलने लगी। तभी पलक झपकते ही उस अप्सरा के नाखून लंबे और धारदार हो गए। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, अप्सरा ने उन नाखूनों को जोर से उसके कंधे में घुसा दिया। जीप के अंदर से सिर्फ अर्जुन की एक जोरदार चीख बाहर निकली और फिर सन्नाटा छा गया। 3 महीने पहले की बात है। पायल अपने कमरे में थी और उसका बॉयफ्रेंड राइस्टार वीडियो कॉल पर था। पायल ने रोते हुए कहा, राइस्टार, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, न ठीक से खाना दे रहे हैं न पानी। ऐसा लगता है जैसे ये मेरे माँ बाप हैं ही नहीं। राइस्टार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। पायल देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। हम लोग अभी भाग नहीं सकते। मेरी कंडीशन अभी फिलहाल ऐसी नहीं है। पायल की जिद थी, मैं तुम्हारे साथ झोपड़पट्टी में भी रह लूंगी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी कंडीशन कैसी भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राइस्टार ने आखिरी वादा किया, बस इस महीने का काम खत्म होने दो। जैसे ही पेमेंट आएगी हम तुरंत यहाँ से निकल चलेंगे। दरअसल पायल और राइस्टार के परिवारों को उनका रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। राइस्टार ने एक बार पायल के पापा से सीधा कहा, देखिए अंकल, मैं और पायल कॉलेज टाइम से साथ हैं। मैं पायल को बहुत खुश रखूंगा और मेरी जॉब भी अच्छी है। मैं जानता हूँ आप लोग नाराज हैं, लेकिन हमें एक मौका दीजिए। लेकिन जब इन दोनों ने सच में भागने का फैसला किया तो दोनों के घर वालों को आखिरकार मानना ही पड़ा। अब कुछ समय बाद उनकी शादी हो चुकी थी। वे दोनों बहुत खुशी से राइस्टार के बड़े से घर में रह रहे थे। एक रात राइस्टार ऑफिस का काम निपटा रहा था। पायल ने कहा, जान सुनो, चलो ना, इस दिवाली पर हम लोग दिल्ली चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। राइस्टार ने लैपटॉप से नजर हटाए बिना उसे टोकते हुए कहा, जान, शादी और उसके बाद हनीमून की वजह से मेरा काम पहले ही बहुत डिले हो गया है। पहले मुझे अपना काम निपटाने दो। मैं जितना काम करूँगा उतने पैसे मेरे पास ज्यादा आएंगे, तभी हम अपनी पहली दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। लेकिन हम अभी बाहर नहीं जा सकते। पायल को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने नाराजगी से टोकते हुए कहा, ठीक है, करते रहो काम, मैं तो जा रही हूँ सोने। ये कहकर पायल झुंझलाते हुए बिस्तर पर सो गई। राइस्टार का अब तक जो भी काम शादी की वजह से रुका हुआ था, वह उसे पूरा करने में लगातार लगा हुआ था। हालांकि वे अब साथ थे, लेकिन काम की वजह से उनके बीच छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते थे। एक दिन पायल के बीच झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि पायल मायके जाने के कगार पर आ गई। वह पूरी तरह से थक चुकी थी। पायल ने कहा, अब बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। जब तुम्हारी कंडीशन ठीक हो जाए और तुम पैसे ज्यादा कमाने लगो, तब मुझे बुला लेना। मैंने अब तक बहुत सह लिया, अब और नहीं। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ये कहकर पायल ने पलटकर देखा तक नहीं
और वहां से चली गई। पायल के जाने के बाद राइस्टार दुखी खुद से कहा, मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया अपने वजूद से ज्यादा किया। मैंने उसे हर खुशी देने की कोशिश की और वो फिर भी एक ही पल में सब खत्म करके चली गई। दिन बीतते गए। पायल तो आराम से अपने मम्मी पापा के साथ रह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस में राइस्टार की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका मैनेजर बहुत गुस्सा होते हुए कहा, राइस्टार, तुम्हें क्या हो गया है? जो प्रोजेक्ट तुम एक दिन में पूरा कर दिया करते थे, उसमें तुम्हें 4 दिन लग रहे हैं। क्या होगा तुम्हारा? राइस्टार ने सिर झुकाकर कहा, सर, मैं क्या बताऊं, अब मेरा दिमाग पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा। जब से पायल छोड़कर गई है। देखो, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा काम कंप्लीट चाहिए और वो तुम ही कर सकते हो। राइस्टार ने कई बार पायल को कॉल किया, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वह बात करेगी, लेकिन पायल ने जानबूझकर उससे बात तक नहीं की। वह हर बार राइस्टार के कॉल को इग्नोर मारती रही। राइस्टार गहरे डिप्रेशन में आ गया था और अकेलापन में वह रात बेमतलब भटकता, वह यूं ही घूमते घूमते पास के घने जंगल में पहुंच गया। अरे बेटा, जरा यहाँ आकर बैठो। तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम गहरी परेशानी में हो। बाबा जी, आपके पास बैठने से क्या हो जाएगा? आप मेरी जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी समस्याओं का हल आपके पास नहीं होगा। थूम थूम बाबा ने मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, ऐसा मत कहो बच्चे, भला जरूर होगा। अगर तुम मेरी बताई हुई सिद्धि को पूरा कर लो तो तुम्हें हर एक चीज हासिल हो सकती है जिसकी तुम इच्छा रखते हो। राइस्टार बाबा जी के पास चला गया। बाबा ने बोलना शुरू किया, देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी सिद्धि बता रहा हूँ जो सिर्फ 22 रातों की है। ये आसान नहीं होगी, पर अगर तुम इसे पूरी लगन से सिद्ध कर लेते हो तो तुम्हारी सारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। बाबा ने काफी देर तक विधि बताई। राइस्टार ध्यान से सब सुनता रहा। अंत में बाबा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, राई, अब सुनो, तुम कल ही दूसरे जंगल में जाना। ये सिद्धि तुम्हें वहीं जाकर करनी है जैसा मैंने बताया है। तेरी जिंदगी संवर जाएगी। अब यहाँ से जाओ और कल की तैयारी करो। ये सुनकर राइस्टार को लगा जैसे उसे अंधेरे में एक रोशनी मिल गई हो। वह खुशी खुशी उस जंगल से बाबा की बात मानकर लौटने लगा। उसके मन में अब एक नया मकसद था। अगली रात राइस्टार दूसरे जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने बाबा के बताए अनुसार विधि की शुरुआत की। उसने एक हवन कुंड तैयार किया और रात के अंधेरे में मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। राइस्टार एक ही मंत्र को लगातार दोहरा रहा था, देवी अप्सरा प्रकटम, देवी अप्सरा प्रकटम। तभी हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, चला जा यहाँ से, तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये साधना तेरे बस की बात नहीं है। पर राइस्टार अड़ा रहते हुए कहा, नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसी भी कीमत पर अप्सरा को सिद्ध करके ही रहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। वो आवाज फिर से आई, अगर ऐसा है तो सुन, आज सुबह जब तू विधि करके घर लौट रहा होगा तो रास्ते में तुझे जो भी पहला इंसान मिलेगा, तुझे उसी समय उसका सर धड़ से अलग करना होगा। उसने कहा, हाँ, मैं कर दूंगा, जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अब सिद्धि चाहिए। राइस्टार ने विधि पूरी की और कदम बढ़ाता हुआ घर की ओर निकल गया। वह अभी भी उसी कच्चे सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी पीछे से चीखने की आवाज आई, भैया, मुझे बचाइए भैया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी छोटी बहन मुन्नी जमीन पर रेंगते हुए मदद मांग रही थी। राइस्टार तुरंत मुन्नी की ओर भागा और किसी तरह उसे संभाला। वह दर्द से कराहती हुई जैसे तैसे उठी। राइस्टार ने घबराकर पूछा, तुम ठीक तो हो मुन्नी? यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें चोट कैसे लगी? बताओ मुन्नी। मुन्नी ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ भैया, मैं अब ठीक हूँ। मैं छुट्टियों में आपके घर आ रही थी, तभी एक बेवड़े ने मुझे बाइक से ठोक दिया। जैसे ही मुन्नी ने अपनी बात पूरी की, राइस्टार के कानों में वही भयानक शब्द फिर से गूंजे, तुम्हें घर जाते समय जो भी इंसान मिलेगा, तुम्हें उसकी गर्दन काटनी होगी।
राइस्टार को उसकी छोटी बहन पर दया आने लगी, लेकिन तभी जब उसे अपनी बीवी पायल की बेवफाई और जलील करके छोड़कर जाने की याद आई तो उसका खून खौल उठा। राइस्टार ने बिना किसी हिचकिचाहट के चाकू निकाला और एक ही झटके में मुन्नी की गर्दन उड़ा दी। गर्दन कटने की भयानक आवाज हुई और राइस्टार के चेहरे पर खून के छींटे बिखर गए। वह हाँफ रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। बहुत अच्छे, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। जो इंसान अपनी इकलौती छोटी बहन को अप्सरा के लिए मार सकता है, उसके लिए तो अप्सरा को धरती पर आना ही होगा। अब तुम्हें सिर्फ एक रात की विधि और करनी है। राइस्टार के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने घर आया और सीढ़ियां चढ़कर बेडरूम में जाकर सोने ही जा रहा था कि तभी उसका फोन जोर से बजा। ये उसकी पत्नी पायल का कॉल था। राइस्टार ने कॉल उठाया। सामने से पायल बोली, हाँ बोलो, इतना कॉल क्यों कर रहे थे मुझे? पायल की आवाज सुनते ही राइस्टार का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। राइस्टार ने कहा, तुम वहाँ क्यों रुकी हुई हो पायल? तुम जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पायल भाव खाते हुए कही, वैसे तो मेरा आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर ठीक है, तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये देखकर अच्छा लगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। यह सुनकर राइस्टार को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और बोला, ओह सच में पायल, आई लव यू जान। ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम कपड़े पैक करके रखो, मैं कल ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अगले दिन ही राइस्टार पायल के घर आया। पायल पहले से ही बैग पहने बाहर खड़ी थी। राइस्टार ने उसे जल्दी से बाइक पर बैठाया और दोनों अपने घर की ओर जाने लगे। वह पायल को घर लेकर आ गया। अब पायल वापस आ चुकी थी। उसने अगले ही दिन की आखिरी रात की विधि पर कोई ध्यान नहीं दिया। राइस्टार के पास पैसे कम थे, इसके बावजूद उसने पायल को खुश करने के लिए तुरंत गोवा जाने का प्लान बना लिया। अगले ही दिन दोनों गोवा पहुंच गए। वहां उन्होंने पूरे दिन खूब घूमा फिरा, समुद्र की लहरों का मजा लिया और हंसते बोलते रहे। राइस्टार ने थकावट से बोला, चलो पायल, अब घर चलते हैं, बहुत घूम लिया। हम 2 दिन से लगातार बाहर हैं, अब वापस चलना चाहिए। पायल मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे क्लब भी जाना है। गोवा आकर क्लबिंग नहीं की तो क्या किया? राइस्टार टोकते हुए बोला, पायल बस हो गया ना, देखो अब मेरे पास और घूमने का टाइम नहीं है और सच्चाई यह है कि पैसे भी लगभग खत्म हो गए हैं। इस बात पर पायल तुरंत चिढ़ गई। ओह, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मुझे बुलाने के लिए तुम इतना क्यों तड़प रहे थे? जब पता था कि खर्चा होगा तो गोवा आने की क्या जरूरत थी? राइस्टार, तो क्या तुम तभी मेरे साथ रहोगी जब तक मैं तुम्हारे शौक पर पैसे खर्च करता रहूंगा? मैंने तुम पर कम खर्च किया है क्या? सिर्फ क्लब जाने को मना कर दिया तो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो, ये सही नहीं है। बस बहुत हुआ, मुझे किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना। ये कहकर पायल वहां से मुंह फुलाते हुए और नाराजगी दिखाते हुए चली गई। अब राइस्टार के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह उसी समय गोवा से वापस उसी जंगल में आया। वह अपने कुंड के सामने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अप्सरा, माफ कर दो, मैं कल नहीं आ पाया, मेरी गलती थी, माफ कर दो मुझे। तुमने उसे नाराज कर दिया है, अब तुम उसे आसानी से सिद्ध नहीं कर सकते। तुम्हें अब बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी। राइस्टार अड़ा रहा बोला, मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, मुझे परवाह नहीं। उसने आंखें बंद की और पुरानी लय में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थूंग थूंग साहूर अप्सरा प्रकटम। वह मंत्र पढ़ ही रहा था कि अचानक 6-7 काले कौवे अपनी चोंच से राइस्टार के कपड़े फाड़ने लगे। कुछ ही देर में उसकी शर्ट पूरी तरह से उतर गई। तभी आवाज आई, चला जा यहाँ से, वरना तेरी मौत हो जाएगी। राइस्टार दर्द सहते हुए बोला, मुझे मौत का डर नहीं है, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन अप्सरा को सिद्ध किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। उस पर अब बदला लेने का भूत सवार था, इसलिए वह अपनी जगह से टस से मस न हुआ। उसने जख्मी शरीर के साथ भी मंत्रों को पढ़ना जारी रखा। अब हर तरफ से उसे हंसने की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। राइस्टार पूरे बल से जाप कर रहा था, आज ही अप्सरा देवी प्रकट हो, अप्सरा देवी प्रकट हो, अप्सरा देवी प्रकट हो। और तभी एक पानी का बवंडर आया और प्रकट हुई सौंदर्य की जीती जागती मिसाल स्वयं अप्सरा वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हंसी थी
उस असाधारण सौंदर्य को देखकर कुछ पल के लिए राय स्टार भी बहक गया था, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। राय स्टार खुशी और जीत से चिल्लाया, मैंने अप्सरा को सिद्ध कर लिया, मैंने अप्सरा को सिद्ध कर लिया। पायल, अब मैं तुमसे हिसाब लूंगा। जितना फरेब तुमने मेरे साथ किया है, उन सब का बदला मैं लूंगा। अप्सरा को देखते ही राय स्टार की आंखें चौंधिया रही थीं। उसका गोरा मखमली बदन, उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ और मदहोश कर देने वाली मुस्कान। अप्सरा अपनी मीठी आवाज में बोली, राय स्टार, मुझे सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल और कष्टों से भरा है, लेकिन फिर भी तुमने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी बड़ी कुर्बानी दी। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी क्या परेशानी थी जिसके कारण तुम्हें मुझे सिद्ध करना पड़ा? राय स्टार अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए, मैं पायल से बहुत प्यार करता था। मैंने उससे शादी से पहले अपने पूरे परिवार से लड़ा। उनके खिलाफ जाकर मैंने उससे शादी की और उसने भी यही किया। उसने मेरे साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। चाहे सुख हो या दुख, वो मुझे कभी ना छोड़कर जाने का वादा किया था। लेकिन मुझ पर जरा सी परेशानी क्या आ गई, फौरन सारे कस्मे वादे तोड़कर वो चली गई। अप्सरा बोली, तुम इंसानों की यही समस्या है। पहले किसी इंसान को इतना चाहते हो कि उसके आगे तुमको कोई भी अच्छा नहीं लगता, और जब वो मिल जाता है तो तुमको उससे गलत कोई नहीं लगता। तुम्हारी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं और तुम अपनी जिंदगी खराब कर लेते हो। राय स्टार बदले की भावना से बोला, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे उससे अपने हर एक नुकसान का बदला लेना है। अप्सरा ने बोला, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार सोच समझ लो। अगर एक बार तुमने मुझे कोई काम दे दिया तो मैं उसे अधूरा कभी नहीं छोड़ूंगी। राय स्टार गुस्से से कहा, हाँ, मैंने सोच लिया है। आज से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जब भी कोई मुझे नुकसान पहुँचाने की या मुझे धोखा देने की कोशिश करे तो तुम उसी समय प्रकट होना और उसे खत्म कर देना। आज्ञा मिलने के बाद अप्सरा ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है राय स्टार, मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन अब तुम मेरी शर्तें सुन लो। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरे अलावा किसी और स्त्री के करीब नहीं जाओगे, और अब किसी और स्त्री का ख्याल तुम्हारे मन में आना भी नहीं चाहिए। राय स्टार तुरंत वादा निभाते हुए बोला, हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वैसे भी अब मुझे किसी भी स्त्री पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर अप्सरा एक रहस्यमय तरीके से मुस्कुराती है। उसने एक चुटकी बजाई और अगले ही पल राय स्टार और वह दोनों अचानक राय स्टार के घर में उसके बेडरूम में पहुंच गए। राय स्टार हैरान होकर कहा, अरे ये हमारे कमरे में हम कैसे आ गए? अप्सरा ने कहा, क्योंकि तुम्हारे मन की बात मैं जान गई हूँ। तभी अप्सरा ने दरवाजा बंद किया। अप्सरा ने राय स्टार को बेड पर बुलाया और लेट गई। राय स्टार उसके मखमली बदन पर झपट पड़ता है। रात गहरी थी। कमरे से बाहर हल्की सी आवाज आई, छोड़ो मुझे। सुबह होने पर जब राय स्टार की आंख खुली तो उसने देखा कि अप्सरा उसके लिए गरम गरम खाना लेकर सामने खड़ी थी। उसके सामने ही थाली में राय स्टार का फेवरेट नाश्ता रखा हुआ था। राय स्टार हैरान होकर बोला, अरे वाह, मेरे उठने से पहले ही नाश्ता भी तैयार कर लिया। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। अप्सरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरे स्वामी, अब मैंने तुम्हारी पत्नी की जगह ले ली है ना? इसी दौरान दूसरी तरफ पायल अपने नए दोस्त विराज से बात कर रही थी। विराज वीडियो कॉल पर बोला, हेलो मैडम, इतने दिनों से आप मुझसे बस बातें कर रही हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम आज मिल लें या फिर इस फ्रेंडशिप को यहीं खत्म कर दें। अब सब्र नहीं हो रहा। पायल झट से बोली, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुमसे आज ही मिलने को तैयार हूँ। मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ, तुम बताओ कहाँ मिलना है। पायल उसी रात को विराज से मिली। विराज उसे शहर के सबसे महंगे एक 5 स्टार होटल में ले गया। विराज पायल की खूबसूरती को देखकर बोला, जितनी तुम प्रोफाइल पर लग रही थी, दिखने में तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। सच में तुम कमाल हो। पायल मस्का लगाकर बोली, वैसे तुम भी काफी हैंडसम हो विराज, और तुम्हारा टेस्ट तो लाजवाब है। दोनों ने बैठकर खूब बातें की और शानदार डिनर किया। थोड़ी देर बाद वेटर ने आकर बिल दिया। सर, आपका बिल 8,000 रुपए हुआ है। विराज ने बिना पलक झपकाए 10,000 रुपए दिए और बाकी की टिप वेटर को दे दी।
पायल हैरानी से फुसफुसाते हुए बोली, राइस स्टार तो इतनी पेमेंट कभी भी नहीं कर पाता, कंजूस कहीं का। डिनर के बाद दोनों विराज की